माना जाता है कि इस दुनिया में भूतों से भी परे एक चीज़ होती है, एक एंटिटी होती है जिसका नाम है जिन्नात। जिन्नात का जो पोजेशन होता है वो एक इंसान को खोखला ही नहीं बल्कि मौत के घाट भी उतार देता है। इन्हीं पोजेशंस के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी है डेबे। डेबे की ये पूरी मूवी की सीरीज़ है। इसमें हर एक केस रियल होता है, हर एक केस, लेकिन वो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब 10 में से 8 लोग ये वाली मूवी कभी ख़त्म ही नहीं कर पाए, और जो 2 लोगों ने इन मूवीज़ को देखा भी है, इन सीरीज़ को, वो मुझे नहीं लगता है कि कभी इन चीज़ों से उभर पाए होंगे। लेकिन हर एक इंसान ना यही कोशिश करता है कि उस मूवी में बताया क्या गया था वो एक यूट्यूब वीडियो में हमको बस पता चल जाए। और इस मूवी की जो 5th पार्ट थी, डेबे ज़हर शीन, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। सब बताया जाता है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी ये वाली मूवी पूरी नहीं देख पाता। लिटरली जब ये वाली मूवी मैं पहली बार देख रहा था, अभी बस कुछ दिनों पहले, ये पूरा लिखने से पहले, तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई वॉज लाइक, इस बारे में तो हर किसी को पता चलना ही चाहिए कि डेबे किस चीज़ के बारे में है। कि कभी कभार लोग इस चीज़ के ऊपर मजाक भी उड़ाते हैं, जिन्नातों के बारे में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये मजाक उड़ाने वाली बिल्कुल चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको बस इस पूरे वीडियो में पता चले। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस प्लीज़ कर दीजिए, 1 मिलियन के बहुत ज़्यादा करीब है हम लोग। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो। आप जब भी लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट्स में भी बताइए आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अब ये कहानी शुरू। ज़हर शीन यानी द पॉइजन ऑफ जिन। कहते हैं कि ये जो जिन होते हैं, एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है ख़त्म करने को। एक जहर जैसा रहता है जो एकदम स्लोली आपके बदन में फैलता है, लेकिन उसका अंत आपकी मौत के साथ ही होता है। ये सारी बातें बहुत लोगों को पता होती है, लेकिन फिर भी एलीफ को इसके बारे में नहीं पता था जब उसकी शादी हो रही थी उमार से। ये टर्की के छोटे गांव में ये एक शादी हो रही थी। एंड यहीं पे एक ऐसा गांव था जहाँ पे कोई भी आसपास नहीं रहता था। रेगिस्तान में था ये जो गांव था वो। मतलब अगर कभी किसी को कोई तकलीफ भी हो तो भी वो इतने आसानी से पहुँच नहीं सकते, थोड़ा वक्त लगता था उनको वहाँ पे पहुँचने को। लेकिन एलीफ और उमर की शादी हो चुकी थी। वो लोग काफ़ी खुश थे अपने एक दूसरे के साथ। अरेंज मैरिज थी। जो उमर था वो एक मस्जिद में हेल्पर था, तो ऐसा था उसका सिचुएशन कि वो हर रोज़ सुबह में जाया करता था और रात को लेट आया करता था, ये सब चीज़ के लिए। अब यहाँ पे बात ऐसी थी कि ये हर रोज़ होता रहा 2-3 दिन, सब कुछ एकदम ठीक था। लेकिन एक रात को उमर आता है अपने घर के अंदर रात में, एंड वो देखता है कि जो एलीफ है वो किसी से तो बात कर रही है। जब उसने देखा कि वो किससे बात कर रही, तो वो था एक शीशा, मिरर। उमर ने पूछा एलीफ को कि अभी तुम किससे बात कर रहे थे? तो एलीफ ऐसा उसने अभी बिहेव किया जैसे कि वो जस्ट अभी होश में आई हो। तो बोला नहीं मैं तो किसी से नहीं बात करती, ऐसे ही बस अपने आप को देख रही थी मैं। फिर उमर ने बोला चलो ठीक है। उसने ज़्यादा बात को आगे बढ़ा ही नहीं, वो भी थका हुआ था, घर पे आके उसको सोना था। अब दोनों जाके अपने बेड पे जाके सो चुके थे। अभी अचानक से ना उमर को ऐसा लग रहा था कमरे में ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसने देखा कि आसपास कहीं कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला तो नहीं है, बिकॉज रेगिस्तान के उस तरफ आधी रातों को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर उमर पीछे पलट के देखा तो देखा कि आसपास कोई भी नहीं है, लाइक एलीफ भी नहीं है वहाँ पे लेटी हुई। अब क्या करेंगे? फिर उसके बाद ये गया घर के बाहर हॉल में भी कोई भी नहीं था। फिर उसने एकदम मेन डोर के पास देखा तो वहाँ पे उसको किसी की तो आहट सुनाई दे रही थी। बाहर गया वो, एकदम अंधेरे में, रेगिस्तान है पूरा। और वहीं पे बाजू में जो उनका घर का कूड़ा रखा हुआ रहता था, एलीफ उसी को उल्टा करके जो बचा हुआ मांस पड़ा हुआ था वो उसे खा रही थी। जैसे उमर ने ये सब कुछ देखा, उसने वहीं पे उल्टी कर दी और कहा कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो? फिर एलीफ ने कहा कि कुछ नहीं। अभी भी उसने वैसे ही बिहेव किया कि जैसे वो जस्ट अभी सो के उठी हो। सुबह होते ही एलीफ ने उमर को बिठाकर सारी बातें करी कि मुझे पता नहीं मेरे साथ इतने समय से क्या हो रहा है, कल रात को भी मैंने क्या किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे में हावी हो रहा है, मैं किसी और के काबू में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई तो मेरे में हावी हो रहा है। एंड उमर को लगा कि ये सारी ही गलती एलीफ के माँ बाप की है कि उन्होंने किसी भी बात की जानकारी दी नहीं उमर को। लेकिन जब ये बातें एलीफ के माँ बाप को पता चली तब उन्होंने कहा कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था उमर, हमारे घर पे ऐसी कभी कोई चीज़ें हुई ही नहीं है, ये सारी ही चीज़ें तुम्हारे घर पे जाने के बाद से शुरू हुई है। एंड उसके बाद उमर को भी लगने लगा कि हाँ शायद से ये वाली बात सच है, एलीफ ये वाली बातें सच कह रही है कि उसके साथ कभी ये सारी चीज़ें हुई नहीं है। एंड ये वही रात की बात है जब वापस से उमर की नींद उड़ जाती है। नींद उड़ जाने के बाद नींद ये बार उसकी ऐसे नहीं उड़ी थी कि कुछ हवाएं चल रही है, ठंडी लग रही है, नहीं। ये बार किसी चीज़ों के टूटने की आवाज़ों के वजह से उमर की नींद उड़ती है। वो उठता है, बाहर जाता है, किचन में देखता है। वो देखता है कि जो एलीफ है वो एक एक करके सारे बर्तन में से जो भी कांच के प्लेट है उठा के नीचे तोड़ रही है। एंड गाइस अब एलीफ के चेहरे पे एक अलग ही हंसी थी, एकदम डरावनी सी हंसी। एंड अभी उमर ये सब कुछ देख के एकदम जोर से चिल्लाया
जिसकी वजह से एलीफ होश में आ गई। इसके बाद उसने देखा कि एलीफ के जो बदन पे है, हाथ पैर पे थोड़े बहुत नाखूनों के भी निशान है। उमार एकदम परेशान बैठा था। एलीफ भी उसके बाजू में बैठी थी। उमार ने सोचा कि अभी भी जस्ट हमारी शादी हुई है, ये सारी की चीज़ें हमारे साथ हो रही है, सारी चीज़ें अब तक सही थी, अब अचानक से क्या हो गया? एलीफ ये सारी चीज़ें कैसे कर रही है? रात में वो प्लेट तोड़ना, वो हंसी, वो जो हंसी थी वो कोई इंसानी हंसी नहीं लग रही थी, बड़ी अजीब सी हंसी थी। वो जो आवाज़ जिसमें एलीफ बात कर रही थी वो भी बड़ी अजीब सी लग रही थी, उसकी खुद की नहीं थी वो आवाज़। ये सब परेशानी में फिर जब वो सुबह सुबह मस्जिद में जा रहा था काम करने के लिए, उस वक्त उसने किसी इंसान को ये सब बारे में बताया। एंड उस इंसान ने कहा कि तुझे थोड़ा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, अभी के अभी तुझे हौजा को जाके सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। हौजा एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हमारे भारत देश में मौलवी होते हैं, वैसे ही वहाँ पे हौजा होता है। जैसे आपने इंग्लिश मूवीज़ में देखा है कि प्रीस्ट आते और आके कुछ ना कुछ एक्सॉर्सिज्म करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा को बाहर निकालते हैं, वही काम हौजा का होता है। फिर जैसे ही उमार ने ये सारी बातें जाके हौजा को कही तो वो तुरंत मान गए और खुद आने का फैसला ले लिया। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उन्होंने पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। और क्या जैसे ही उन्होंने शुरू किया, बेडरूम के अंदर से किसी के ग्राउल करने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन फिर भी हौजा ने पढ़ना नहीं छोड़ा। वो समझ चुके थे कि इस लड़की में जो कोई भी है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। वो अंदर गए और जब उन्होंने एलीफ को देखा तो वो समझ गए कि उनके सामने उमार की पत्नी नहीं, एक जिन्नात बैठा है। हौजा ने कुरान के कई सारे वर्ड्स पढ़े और दूसरी तरफ एलीफ अपने ही किसी भाषा में एक मर्द की आवाज़ निकालने लगी, जैसे कि वो हौजा का मजाक उड़ा रही हो। उमर ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। हौजा की कई सारी कोशिशों के बाद एलीफ थक कर बेहोश हो गई। उन्होंने उमार को कहा कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे ही किसी रिश्तेदार ने इस लड़की के अंदर जिन्नात छोड़ा है, वो भी किसी बदले की भावना से। अगर ये नहीं निकला तो शायद एलीफ बच नहीं पाएगी। गाइस, टर्की में शादियों में ना एक रस्म होती है। उस रस्म में ना ऐसा होता है कि आपको वो रस्म करनी पड़ेगी ताकि वो जो जिन्नात है वो दूर रहे, जो बुरी बला है वो दूर रहे, जिसको जिन्नाती एक्चुअली कहा जाता है। एंड वो ही जो रस्म है वो की गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी में जलन हो तो वो जो जिन्नात होता है वो पलट के आपके ऊपर ही आ जाता है। वो जो रिश्तेदार हो वो आपके ऊपर ही वो वाले जिन्नात को वापस भेज देंगे। और जो हौजा था उसको इस बात का पक्का यकीन था कि इन दोनों के साथ भी यही चीज़ हुई है, इन दोनों के ऊपर भी एक जिन्नात को छोड़ा गया है। हौजा ने तुरंत उमार को कहा कि इसके बदन में से ये जिन को निकालना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए निकालना पड़ेगा, वरना एलीफ को भी हम बचा नहीं सकेंगे। और उसी वक्त एलीफ अंदर के कमरे से चलते हुए बाहर आई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उमार भी एकदम हैरान था, हौजा भी एकदम हैरान था। उसने बोला, फिर ये सब कुछ क्या था? अभी कुछ दिन बीत गए, हौजा की कोई खबर नहीं आई और जो एलीफ थी उसने भी कोई हरकतें नहीं करी थी। लेकिन फिर भी दोनों की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जो हर एक चीज़ को बदल के रख देता है। अभी कुछ ही दिनों में एलीफ को प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी देखने मिल गए। हर सुबह वॉमिट होना, पेट आगे आ जाना और सिलेक्टेड खाना खाना। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग उमार को ये लग रहा था कि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। उन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता बना ही नहीं कभी भी। शादी के पहले दिन से ही ये सारी चीज़ें हो रही थी उसके साथ, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब उमार ने कहा कि अभी हमको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, प्रेगनेंसी वाली बात तो इसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रही है, कुछ अलग ही बात है ये। अब उमार ने कहा शायद से ये जो इतने दिनों से शांति थी इसका कारण कुछ और ही था। मुझे लगता है अभी हौजा को वापस बुलाने का वक्त आ चुका है। एंड उसी समय वो मस्जिद में गया और वहाँ पे उसने देखा कि एक नहीं कई सारे हौजा बैठे हुए थे जो कि उसकी मदद करने के लिए रेडी थे। सबके सब अब उमार के घर पहुँचते हैं। वो सब मिलके देखते हैं कि एलीफ ज़मीन पर लेटी हुई है और अभी वो लेबर में जाने की तैयारी कर रही थी। उसका पेट बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुका था। उमार ये सब कुछ देख के एकदम शॉक था कि कुछ ही घंटों में इतना ज़्यादा पेट आगे कैसे आ सकता है। सब लोग समझ चुके थे कि ये किसी इंसान का कराधारा नहीं है। कई सारे हौजा फीमेल थी। उन्होंने एलीफ को अंदर रूम में लिया और उसे डिलीवरी के लिए मदद की। कुछ घंटों बाद वो लोग हॉल में आए और उमार ने उनसे पूछा कि हुआ क्या है, ये कौन सा बच्चा है। तब उसे बताया गया कि असलियत में कोई बच्चा था ही नहीं। जिन अक्सर ऐसा दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत में वो सिर्फ और सिर्फ औरत के पेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि कल उठ के उनकी कोई भी संतान पैदा होगी तो उनमें भी ये शराब जारी रहे। सारे हौजा ने मिलकर प्रेयर शुरू कर दी थी। कभी एलीफ हवा में उड़ती तो कभी हंसने लगती। लेकिन इस सबके दौरान उमर वहाँ पर नहीं था। वो हर एक ऐसे रिलेटिव के घर गया जिसने ऐसा कुछ करवाया हो सकता है और तभी उसे पता चला कि उसी के एक चाचा कई समय से एलीफ के प्यार में पड़े थे। हौजा ने मिलके एलीफ को शांत करवाया और उमार ने अपने ही रिलेटिव्स को ब्लैक मैजिक के जुर्म में जेल भिजवा दिया। जब उनको पता चला कि ऐसी कौन सी क्रिया करके एलीफ के ऊपर ये जिन्नात को छोड़ा गया है तो उसी की उल्टी क्रिया करके एलीफ को ये सब में से बचाया गया। उसके बाद सारी चीज़ें ठंडी पड़ गई।
लेकिन फिर भी एलिफ और उमार के बीच में चीज़ें अभी तक शांत नहीं हुई थी। अभी भी उनको वही सारी चीज़ों की याद आती रही। उमार को अभी भी डर लगने लग गया एलिफ के साथ रहने के लिए कि कहीं वो कुछ और ना कर बैठे। तो इसी कुछ रीज़न के वजह से दे गॉट सेपरेटेड, वो दोनों अलग हो गए। एंड ये जो मैंने आज आपको कहानी सुनाया है, ये टर्की की ही बहुत ज़्यादा फेमस फोकलोर का मिश्रण है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एक्चुअली देखा जाए तो। एंड जब डेबे मूवी के डायरेक्टर को भी इस बारे में पता चला था तो उन्होंने भी बिल्कुल भी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और इस पर एक मूवी बना दी। ऐसे और भी कई सारे डरावने पार्ट्स हैं इस डेबे मूवी सीरीज़ के। अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हो इफ़ यू वांट मी कि मैं डेबे मूवी के इस सीरीज़ को डिकोड करूँ तो कमेंट्स में बताओ। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका पाला कभी किसी भूत, प्रेत या जिन्नात से पड़ जाए तो उससे छुटकारा पाने के कई सारे रास्ते होते हैं। लेकिन जो इस किस्म के जिन्नात होते हैं जो आपके शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनसे छुटकारा पाने का भी एक रीज़न है, एक तरीका है, लेकिन वो थोड़ा ख़तरनाक तरीका है और वो है मौत या फिर टॉलरेंस, कि आप कितना ज़्यादा झेल सकते हो इन सब चीज़ों को। लेकिन ये जिस जगहों पर घूमते हैं, ऐसे सन्नाटों भरे जगहों पे, उन जगहों से आप बच के रहिए, चौकन्ने रहिए। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी। तब तक के लिए माय नेम इज़ अमान पारकर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।